हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RMPC राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेज में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको राजस्थान की और अन्य स्टेट्स की विभिन्न भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे RS, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वीडियो, LDC, SSC और भी जो परीक्षाएं होती है जिनमें गणित पूछी जाती है, सभी परीक्षाओं की गणित को मैं यहाँ आपको हल करवा रहा हूँ। बच्चों, हमने जो पहली सीरीज स्टार्ट की है वो चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के 6 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं और आज 7वां पार्ट में लेकर आया हूँ, जिसमें PYQs जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हल करेंगे और देखेंगे कि क्या हम इन प्रश्नों को हल कर पाते हैं या नहीं। तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, यदि 3 1 P 5 3 का गुणज है जहां P दहाई का अंक है तो P का अधिकतम मान है। रीट लेवल 1 2021 का प्रश्न है। बच्चों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हमने भाजकता के नियम पढ़े थे। हमें देखना है कि 3 1 P 5 3 का गुणज है, अर्थात इसमें 3 का भाग जाता है। हम जानते हैं 3 की भाजकता चेक कैसे करते हैं। यदि इनके अंकों का योग 3 का भाग जाता है अंकों के योग में, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाता है। तो हम देखेंगे 5 और 1 6, 6 और 3 9, और 9 में P जोड़ेंगे तो 9 प्लस P। तो ये कह रहा है कि P का अधिकतम मान क्या होगा कि इसमें 3 का भाग जाए। तो P में 9 में से 9 जोड़ोगे 18, तब भी 3 का भाग जाएगा। 9 में 3 जोड़ोगे 12, तब भी 3 का भाग जाएगा। 9 में 6 जोड़ोगे 15, तब भी 3 का भाग जाएगा। और 9 में 5 जोड़ेंगे तब 3 का भाग नहीं जाएगा। परंतु अधिकतम अंक पूछा है, यानी सबसे बड़े से बड़ा अंक पूछा है, तो वह उत्तर हो जाएगा अपना 9। बहुत ही आसान सा सवाल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। बच्चों, स्पेशली ध्यान दीजिए कि नहीं हो सकता है। हमने पढ़ा है कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत यानी अनवसानी। फिर अनवसानी में फिर 2 प्रकार का होता है, आवृत्ति और अनावृत्ति। तो हमने पढ़ा है जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है वो चाहे या तो शांत होता है या फिर अनवसानी आवृत्ति होता है, यानी कि रिपीटिंग वाला होता है। अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो हम उसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात वह परिमेय संख्या नहीं होती है, वह अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि 4387 की घात है 245 और 621 की घात है 72 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। बच्चों, हम इस तरह के सवाल भी पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि इनके इकाई के अंक को सिर्फ देखना है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा और इसके इकाई का अंक क्या होगा, फिर उनको आपस में गुणा कर देंगे। हम जानते हैं यदि अंत में एक अंक है तो 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी भी बार गुणा करो, यहाँ तो इकाई का अंक 1 ही रहने वाला है। अब हम यहाँ देखते हैं, हमने बच्चों देखा था कि 7 का जो पैटर्न होता है वो 4-4 अंकों में बार बार साइकिल बदलता रहता है। जैसे 7 की घात 1 थी तब इकाई का अंक 7 था, 7 का 2 स्क्वायर किया था तो 49 में 9 बना। फिर 7 की घात 3 की, यानी इसको 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63 का 3 बनेगा। फिर 7 की घात 4 की, यानी 7 या 21, इकाई का अंक क्या बनेगा 1। यानी कि जब 7 की घात 4 या 4 का गुणज आएगा तब हमेशा इकाई का अंक 1 बनेगा। तो हमें बस इसमें 4 के टुकड़े करने हैं। चूंकि यहाँ 7 की घात 245 है, इससे पहले कुछ भी हो हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है, तो हम इसके पहले 4 के रूप में टुकड़े करते हैं, यानी कि 7 की घात 244 इंटू 7 की घात 1। बच्चों, क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? 244 इसलिए क्योंकि अंत के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, यानी पूरी संख्या में 4 का भाग जा रहा है, अर्थात ये 4 का एक गुणज है, यानी इसके इकाई का अंक तो होगा 1, और 7 की घात 1 यानी इकाई का अंक होगा 7, यानी 7 इंटू 1 7। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इसके इकाई का अंक तो होगा 7 और इसकी इकाई का अंक होगा 1। तो 7 इंटू 1 यानी उत्तर आएगा बिल्कुल 7 आएगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है बच्चों। अगर आप इस जो अपनी क्लास थी जिसमें हमने इकाई का अंक ज्ञात करना सिखाया था, अगर उसको अच्छे से देख लेते हैं तो इतना हल करने की वापस जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि 7 की घात 4 जब करते हैं तब इकाई का अंक 1 आता है, तो बस 4 का टुकड़ा करना था और आगे हल करना था। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 2014 में पूछा गया प्रश्न है। बच्चों, हमने अभाज्य संख्याएं निकाली थी, तब देखा था कि 1 से 50 के मध्य 15 अभाज्य संख्या थी और 51 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं थी, यानी कि टोटल बनी 15 और 10 25 अभाज्य संख्याएं। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है और हमें ध्यान में है। आगे देखते हैं बच्चों। कनिष्ठ लेखाकार 2016 में पूछा गया
प्रश्न है 6374, इसकी घात है 1793, फिर 625 की घात है 317 और 314 की घात है 491। वापस सेम क्वेश्चन पूछा है बच्चों, सेम कंसेप्ट वाला कि इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक देखना है यानी प्रत्येक के इकाई का अंक देख लेना है। हम जानते हैं बच्चों 4 की इकाई का अंक हमने देखा था कि 4 की जब घात 1 होगी तो 4, 4 की घात 2 होगी तो फिर 6, फिर 4 चौक 16 और फिर 4 की घात 3 होगी तो 16, यानी 4 छंग 24, 4 से गुणा करेंगे तो पुनः अंक 4, फिर 6, 4, 6, इसी प्रकार चलता रहेगा। यानी कि 4 का मान, अगर घात का मान विषम संख्या है तो 4 रहेगा और सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 रहेगा। तो यहाँ पर विषम संख्या है अर्थात यहाँ इकाई का अंक रहेगा 4। और हम जानते हैं बच्चों कि 5 को कितनी बार गुणा कर लो, 5, 25, 5, 25 यही चलता रहता है, अर्थात इकाई का अंक सदैव 5 ही रहेगा। तो आगे देखने की जरूरत नहीं बच्चों, यदि 5 को हमने 4 से गुणा किया तो 20 यही बन रहा है, यानी कि 0 बन रहा है। अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, अंतिम अंक इकाई का अंक जो होगा 0 ही आएगा, अतः हमारा आंसर सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। और अगर आपने डायरेक्ट ही वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आपसे अपील है कि इससे पहले जो पार्ट 6 डाल रखे हैं उनमें बहुत ही अच्छे से और आसानी से सारे कंसेप्ट समझा रखे हैं और उसके साथ साथ ही क्वेश्चन किए हुए हैं। अब इसके अंदर थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कुछ बच जाते हैं या बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वैसे प्रश्नों का संकलन किया है। तो आप उन वीडियोस को पहले देखिए, फिर प्रश्नों को हल करिए। अगला प्रश्न है कनिष्ठ लेखाकार 2016 की भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, यदि संख्या 517*324 3 से विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पर कौन सा पूर्णांक आएगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि 3 से विभाजित होती है, यानी पुनः 3 की भाजकता का नियम, इकाई इनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 और 2 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22। और अब हमको किसको जोड़ना है, स्टार को जोड़ना है। तो किसको जोड़े, 22 में 0 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 22 में 3 का भाग नहीं जाता है। 1 जोड़ो, 23 में 3 का भाग नहीं जाता है। 2 जोड़ो, 22 और 2 होता है 24, और 24 में चूंकि 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी भाग जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। कनिष्ठ लेखाकार 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बच्चों ध्यान देना, जब भी सत्य है अथवा सत्य नहीं है, तब जब नहीं है वाला वर्ड आता है तो उस पर स्पेशली गोला बना देना है ताकि हमें समझ में आए कि नहीं है वाला करना है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। बच्चों सबसे पहली क्लास जो संख्या पद्धति की हमने ली उसमें प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सभी को हमने अच्छे से समझा है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक का मतलब होता है 0 की इधर भी प्लस में भी चलती है 1 2 3 4 अनंत तक, और इधर भी चलती है माइनस में भी, -1 -2 -3 और माइनस अनंत तक। क्या वे सभी संख्याएं 1 2 3 ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है? बिल्कुल परिमेय संख्या होती है। हमने पढ़ा है, इन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। बटेवा में 1 लिख दो, दोनों के दोनों पूर्णांक हैं और हर का मान 0 नहीं है, अर्थात ये सभी परिमेय संख्याएं होती है। फिर आता है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है। क्या प्राकृत संख्याएं 1 से लगाकर अनंत तक होती है? तो जिन संख्याओं में 1 से लगाकर अनंत तक की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर पूर्णांक संख्या तो आती ही आती है, -1 -2 -3, यानी कि ये जो सभी संख्याएं हैं बिल्कुल पूर्णांक के अंदर आती है, यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक भी होती है। फिर आता है बच्चों प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है। बच्चों हम जानते हैं वास्तविक में तो परिमेय और अपरिमेय सभी आ जाती है, यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं तो वास्तविक होनी ही होनी है। फिर चौथा ऑप्शन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है क्या? तो हम जानते हैं बच्चों वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को मिला दें तब वास्तविक संख्याएं बनती है। ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परिमेय होती है। मैं तो कहता हूं कि √3 तो वास्तविक संख्या है, परंतु क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय हो ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, अर्थात सत्य नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बच्चों यहां हम एक और कंसेप्ट समझना चाहते हैं कि यदि प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं का जो एक कंसेप्ट आता है उसमें हम क्या देख पाते हैं। हम जानते हैं बच्चों जो प्राकृत संख्याएं होती है, जो प्राकृत संख्याएं होती है वह संख्याएं क्या होती है, 1 से लगाकर अनंत तक। अगर इसमें मैं 0 को और जोड़ दूं तो इससे बड़ा जो समुच्चय बनता है वो बनता है पूर्ण संख्या का, 0 से लगाकर अनंत तक। अब इसमें मैं माइनस वाली संख्याओं को और जोड़ दूं तो जो समुच्चय बनता है वो किसका बनता है,
पूर्णांक का। ये हम इसलिए देख रहे हैं ताकि ये जो स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न हैं वो कभी गलत नहीं करें कि प्रत्येक प्राकृत पूर्णांक होती है, प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक होती है, वो जो कंसेप्ट आता है वो गलत नहीं होगा। हम जानते हैं बच्चों प्राकृत संख्याओं से जस्ट बड़ी पूर्ण है, पूर्ण से जस्ट बड़ी पूर्णांक है, और पूर्णांक के अंदर यदि मैं भिन्न को भी शामिल कर दूं तो वो संख्याएं कौन सी बनती है? बिल्कुल परिमेय संख्याएं बनती है। अब हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का एक दूसरे से लेना देना नहीं है, जो परिमेय नहीं है वह संख्याएं अपरिमेय है, यानी कि परिमेय में फिर मैं अपरिमेय भी जोड़ दूं, परिमेय में अपरिमेय भी जोड़ दूं, तो जो दोनों मिलाकर बनती है उन संख्याओं को क्या कहते हैं? बिल्कुल उनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों यहां से हम आसानी से कह सकते हैं कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण भी होगी, पूर्णांक भी होगी, परिमेय भी होगी, और अपरिमेय नहीं कह सकते क्योंकि अपरिमेय तो अलग कंसेप्ट आता है, और परिमेय भी होगी तो वास्तविक भी होगी। इसी प्रकार प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक भी होगी, परिमेय भी होगी और वास्तविक भी होगी, और प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो भी वास्तविक होगी। आसानी से हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। कनिष्ठ लेखाकार 2013 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? बच्चों परिमेय संख्या को अपन ने पहचानना सीखा था, एक तो वर्गमूल के आधार पर, एक दशमलव के प्रसार पर। वर्गमूल वाला हम देखते हैं, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होता है? √2 इंटू √2, यानी √2 को √2 से गुणा किया तो बिल्कुल 2 आ जाएगा, और 2 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरे ऑप्शन को ध्यान से देखना, बहुत बार स्टेटमेंट पूछ लेता है, 2 तो परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया तो एक कौन सी संख्या आई? अपरिमेय संख्या आई। अपरिमेय संख्या को जोड़ा, √2 को जोड़ रखा है तब भी अपरिमेय संख्या आई, अपरिमेय संख्या का भाग दिया तब भी अपरिमेय संख्या आई। तो हम जानते हैं √2 का स्क्वायर 2 होता है, इसलिए यह परिमेय संख्या हो जाएगी। बच्चों देखते ही इसको आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिल्ली पुलिस 2009 का, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35 से पूर्णतः विभाज्य हो। बच्चों 35 का विभाजन का क्या मतलब है कि 5 × 7, क्या मैं 35 को 5 × 7 लिख सकता हूं? यानी कि अगर कोई संख्या 35 से विभाजित होगी तो वह 5 से भी विभाजित होगी और 7 से भी विभाजित होगी। तो जब पहला ऑप्शन देखते हैं 998, क्या ये 5 से विभाजित है? भाजकता के नियम हमने देखे हैं, इकाई के अंक पर 0 या 5 हो तभी 5 का भाग जाता है, यानी ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। फिर 5 में तीनों विभाजित है, अब हमें चेक करना है 7 का, परंतु क्या कहा है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं 5 का भाग तो तीनों में जा रहा है, 7 चेक करते हैं, सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी लेकर देखते हैं, इसमें 7 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल। हम भाजकता के नियम के आधार पर भी देख सकते हैं और डायरेक्ट भाग देख कर भी देख सकते हैं क्योंकि छोटी संख्या है। भाग देख के देख लो, 7 एकम 7, कितना बचा? 2 बचा, 7 चौक 28, फिर 1 बचा, 7 दूनी 14, फिर 1 बच गया, यानी पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर इससे छोटी संख्या ये देखो, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, परंतु 5 ऐसे कैसे बच गया, भाग पूरा नहीं जाता है। इसमें देखो 7 एकम 7, फिर 2 बचा, 7 चौक 28 और 0, इसमें पूरा भाग जा रहा है, यानी कि 3 अंकों की जो संख्याएं हैं बड़ी से बड़ी संख्या है इन ऑप्शंस में से जिसमें 35 का भाग जा रहा है, यानी 5 × 7, यानी 5 और 7 दोनों का भाग जा रहा है, और आसानी इसको हम हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम यहाँ पर जो प्रश्न कर रहे हैं उनसे हमें एक फायदा होता है कि हम किस अप्रोच से सवालों को देखना है और किस अप्रोच से सवालों को हल करना है वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। बच्चों देखते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि शायद ये रीट का प्रश्न है, यदि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाया जाए तो परिणामी संख्या क्या होगी? बच्चों ये जो कंसेप्ट है वो 5वीं, 6ठी, 7वीं इन क्लासों से बहुत बार ऐसा होता है कि प्रश्न सीधे सीधे उठ के आते हैं। वैसे जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वो 6ठी से 8वीं तक में राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट जो परीक्षाएं हैं वो 6ठी से 8वीं तक की गणित में निपट जाती है, उसमें एडवांस लेवल से पूछी जाती है, परंतु 10वीं तक की गणित भी अपनी अच्छी हो जाए तो हम सभी परीक्षाओं में अव्वल आते हैं। इसीलिए जो ये प्रश्न है बिल्कुल 6ठी कक्षा का प्रश्न है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हमेशा याद रखिए जब भी सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो कितने भी अंकों की तो उसे लिखिए 9 से। 5 अंकों की है तो लिखनी है 9 9 9 9, सबसे बड़ी होगी। अब अगर आपको लिखनी होती 3 अंकों की सबसे बड़ी तो क्या लिखते? 9 9 9 999। सबसे बड़ी लिखनी है यानी 9 9 9 से लिखना है। फिर जब सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो छोटी संख्या के लिए आपको क्या करना है? 1 लिखो फिर 0 लगा दो, क्योंकि ध्यान रखो
तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। तो जस्ट अगली संख्या 1000 ही हुई। यही तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई। इसीलिए जब सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो एक के बाद जीरो लगा दो, और जब सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं चार अंकों में लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तो चार अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा आएगा? 9, यही तो आएगा। इसलिए चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी। अब इसने कहा है कि पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से चार अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाया जाए तो परिणामी संख्या क्या प्राप्त होगी? तो हम जानते हैं 99,999 से अगर 1000 भेजना है तो बचा 98,999। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आसानी से हल हो जाता है। अब एक सवाल है दिल्ली पुलिस 2010 का कि किसी संख्या का 1/6 भाग उसी संख्या के 1/9 भाग से 100 अधिक है, वह संख्या क्या है? बच्चों पूर्णांक ही दिए हुए हैं और आसान सा प्रश्न है। बहुत बार प्रश्नों को संख्या पद्धति के, स्पेशली इन प्रश्नों को, या फिर गणित की कोई परीक्षा है तो उसमें जब प्रश्नों को हल करना होता है तो हम हल करने से ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम ऑप्शंस को काट दें। डायरेक्ट ऑप्शन से देख के एक बार अगर ट्राई किया ना, जितना अच्छा अभ्यास होगा, डायरेक्ट प्रश्न को देखकर अपन ने किसी ऑप्शन से ट्राई किया और अगर वो आसानी से हल हो गया तो वो सबसे फास्ट हल माना जाता है। कैसे? किसी संख्या का 1/6 भाग उस संख्या के 1/9 भाग से 100 अधिक है। एक बार मैंने सोचा कि 1/6 भाग यानी 6 का भाग दे रहे हैं, और फिर इसको देखो जैसे हल करता हूँ। पहले मैं समझाता हूँ। 1/6 भाग किसी संख्या का, माना कि वह संख्या x है, फिर कहा कि उसी का 1/9 भाग यानी कि माना कि उसी का x है, 9वें भाग से 100 अधिक है, यानी इसमें अगर 100 को जोड़ूंगा तो इसके बराबर आ जाएगा। ये स्टेटमेंट आपको समझ में आई क्या? किसी संख्या का 1/6 भाग उसके 1/9वें भाग में 100 जोड़ने पर प्राप्त होता है। आसान सा प्रश्न है। अगर इसको डिस्क्रिप्टिव करना होता तो हम इस प्रकार हल कर लेते, परंतु हम जानते हैं उस संख्या में 6 का भाग भी जा रहा है, 9 का भाग भी जा रहा है। 600 में 6 का जा रहा है, 9 का पूरा पूरा नहीं जा रहा है, सीधा नहीं दिख रहा है अपने को। इसमें 9 का जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा है। इसमें 1500 में बीच में आ रहा है। ये मान है 1800। देखो इसमें 6 तेरी 18 और 9 दूनी 18, सीधा जा रहा है। भाग देके देख लो, 1800 में 1/6 भाग यानी कि 1800 का छठा भाग कितना होता है? 6 तेरी 18 और 300। फिर इसने कहा है 1800 का 9वां भाग करके देखो, 9 दूनी 18 और 100। अब ये कह रहा है कि 9वें भाग में अगर 100 जोड़ दो, 200 में अगर 100 जोड़ दो तो क्या वो 300 के बराबर आता है? बिल्कुल आता है। डायरेक्ट ऑप्शन रखा, डायरेक्ट हल किया, यही उत्तर हमारा हल हो गया। यानी कि 200 में अगर 100 जोड़ेंगे तो 300 प्राप्त होगा, इसलिए हमारा उत्तर 1800 सही हो जाएगा। तो बहुत बार बच्चों प्रश्नों को डायरेक्ट ऑप्शन से हल करना होता है, जिससे फास्ट हो जाता है, और बहुत बार हल भी करना पड़ता है, तो उस टाइम अभ्यास की जरूरत होती है। दिल्ली पुलिस 2009 का प्रश्न है कि 3000 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 3000 में से किसको घटाएं कि 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी विभाजित हो जाए? अब तीनों का भाग चेक करके देखो। इस बार अगर आप ऑप्शन से करते हैं कि इनमें घटा घटा के देखते हैं तो थोड़ा लेंदी सवाल हो जाता है। आपको क्या करना, 7, 11 और 13 से तीनों से विभाजित है, यानी कोई संख्या 7 से विभाजित है, कोई संख्या 11 से भी विभाजित है, कोई संख्या 13 से भी विभाजित है, यानी कि इन तीनों का भाग जाता है। यानी कि इनको तीनों को जब गुणा करेंगे तो आता है 11 77, और 77 को 13 से गुणा करोगे तो आएगा 1001। कितना आएगा? 1001। यानी कि 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है 1001। फिर इससे अगर जस्ट बड़ी संख्या लेंगे तो इसका दुगना कर लो, 1001 का पहाड़ा बोलो तो कितना आएगा? 2002। फिर इसका तिगुना बोलेंगे तो 3003 आएगा। बिल्कुल। पर क्या कहा है कि 3000 में से किस न्यूनतम संख्याओं को घटाएं कि इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 1001 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 3000 में से घटानी है, यानी 3000 में से छोटी संख्या लेनी है। 3000 में से छोटी संख्या कौन सी है? बिल्कुल 2002 है। और 2002 3000 में से लाने के लिए क्या घटाना पड़ेगा? बिल्कुल 998 घटाना पड़ेगा, और 998 ऑप्शन नंबर ए है। बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों। 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 7 का भाग भी जा रहा है, 11 का भी जा रहा है, 13 का भी जा रहा है। तीनों को गुणा करके देख लो, 1000 का भाग जा रहा है, 1001 का। सीधी सीधी बात है कि 1001 का भाग जा रहा है, तो 1001 का भाग जा रहा है तो इसका दुगना जब करेंगे 2002 का भाग भी जाएगा और 3003 का भी जाएगा। तो सीधी बात है कि 3000 से छोटा चाहिए, इसलिए 2002 लिया, और कितना छोटा है तो 998 कम है, इसलिए उसी को माइनस कर दिया। अब बच्चों आता है रीट लेवल 1 2021 का प्रश्न। अनवसानी आवर्ती दशमलव 0.12333 के बराबर भिन्न कौन सी है? बच्चों हमने जब परिमेय संख्याओं और अनवसानी आवर्ती को भिन्न में बदलना सीखा तब हमने आसानी से इन प्रश्नों को देखा था, और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक बार वापस देखते हैं कि ये प्रश्न किस प्रकार होगा। 0.12 सबसे पहले बार लगा दो,
3 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए 3 के ऊपर लिख दिया। बच्चों हम जानते हैं अंश को कैसे लिखते हैं, एक बार पूरा अंक लिखते हैं, 123 पूरी संख्या लिखते हैं, फिर उसमें से क्या घटाते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं आ रहा है। तो 12 के ऊपर बार नहीं आ रहा तो 12 को घटा दो, यानी कि अंश तो बच गया। 123 में से 12 गए तो 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया 1, यानी 111। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, ये तो बन गया अपना अंश। और हर के लिए बच्चों अपन क्या लिखते हैं, दशमलव के बाद वाले अंकों में, दशमलव के सिर्फ बाद वाले अंकों को देखना है, जितने संख्या के ऊपर बार है उतने तो लगा दो 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है यानी इसके ऊपर बार नहीं है उतने संख्या में लगा दो 0, यानी 111/900। कोई ऑप्शन है क्या इसमें से, नहीं है, यानी कि देखो 300 का रखा है, इस प्रकार काट रखे यानी 3 का भाग दे रखा है। देखो 1 + 1 + 1 3 में 3 का भाग जाता है, यानी इसमें 3 का भाग जाता है, तो 3 × 9 2 बचे 21 में 3 7 21, और इसको घटा 3 × 9 0 0, यानी कि 37/300, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने क्लास अच्छे से देखी है तो इन प्रश्नों को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं और अपना जो सिलेक्शन है वो पक्का कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की जो परीक्षा है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखती है वो गणित रखती है। बच्चों गणित से अपन एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा अगर तैयारी अच्छी है, अभ्यास अच्छा है, तो 10 में से अगर 10 प्रश्न है, 15 प्रश्न है, 20 प्रश्न है, तो 20 में से 20 भी सही हो सकते हैं। और अगर गणित अपने को अच्छी नहीं आती, अभ्यास नहीं है, तो 20 में से 2 या 3 भी सही हो सकते हैं। इसलिए जो अंतर है जीत हार जीत का, वो काफ़ी मायने रखता है। इसलिए गणित का जो अभ्यास है आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। फिर बच्चों आता है प्रश्न रीड लेवल 1 2021 का। एक और प्रश्न है कि ये जो संख्या लिखी है इसमें 3, 4 तथा 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा। बच्चों सबसे पहली क्लास में हमने देखा था कि इनके स्थानीय मान लिखने, 3 का स्थानीय मान लिखना है यानी 3, फिर इसके पीछे जितने अंक है 1 2 3 4 5 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का स्थानीय मान पूछा है तो 4 के पीछे एक संख्या है तो 1 0 लगा दो, और 5 का स्थानीय मान पूछा है तो 5 के पीछे एक भी अंक नहीं है यानी 5 लगा दो। बच्चों हमने पढ़ा था स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान जो होता है फेस वैल्यू, जो अंक होता है वही स्वयं होता है। जैसे 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा, 4 का जातीय मान 4 ही, और 5 का जातीय मान फेस वैल्यू 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होता है। स्थानीय मान जो होता है स्थान के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी जहां पर है उसके पीछे जितनी संख्या है उतने 0 लगा दो। अब जब इनका गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 तो ये हो गए, फिर 1 0 ये वाला लग गया, फिर 2 2 4 और 1 5 ये 0 लग जाएंगे, 2 2 4 और 1 5। अब देखो बच्चों कितने 0 है, 3 3 6 और 1 7, 7 0 वाला ऑप्शन है, 3 3 6 और 1 7, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बच्चों, आप आसानी से हल कर सकते हैं। फिर एक और सवाल पूछा है रीड लेवल 1 2018 में कि ये एक आपके सामने संख्या लिखी है और कहा है कि 7 है यहाँ पर, 6 है यहाँ पर और 9 है यहाँ पर, के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। बच्चों ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना। इनके पहले स्थानीय मान लिखना है और इस बार पूछा है योग तो उनको जोड़ देना है और कितना आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनिष्ठ लेखाकार 2013 का प्रश्न है, 2 प्राकृत संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः है 12 एवं 35 है, इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम यानी होता है उल्टा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बच्चों, अगर आप प्रश्न की लैंग्वेज को अच्छे से समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है तो हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि प्राकृत संख्याओं का योग यानी कि मान लो 2 संख्या हैं ए और बी, उनको जोड़ रहे हैं तब तो आ रहा है बिल्कुल 12 आ रहा है, और गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 35 आ रहा है। चूंकि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे इसको हम हल कर सकते हैं आराम से। सरसमीका लगाएंगे, 9वीं क्लास की सरसमीका है, a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, उससे ये सरसमीका a + b के होल स्क्वायर से भी हो जाएगी, और सरसमीका लगाकर हल करेंगे। परंतु डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम है जिसमें लिखना होता है उनके लिए वो तरीका बेस्ट होता है। परंतु यहाँ हम सीधा देख के बाय इंस्पेक्शन हम पता लगाएंगे कि 2 संख्याओं को हम अगर जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है, गुणा कर रहे हैं तो 35 आ रहा है। बच्चों ऐसी कौन सी संख्या होगी, बिल्कुल 5 और 7 है। 5 और 7 को जोड़ो 12 आता है, और 5 और 7 को गुणा करो कितना आता है 35 आता है। बिल्कुल 2 संख्या अपने को पता चल गई 5 और 7। फिर क्या कहा है, इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा, 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 7 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। इनके व्युत्क्रम करेंगे यानी कि 1/5, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/7। फिर कहा है कि व्युत्क्रमों का योग कीजिए, वही व्युत्क्रमों का योग कर लेते हैं। 5 और 7 का योग, 1/5 और 1/7 का योग। हम आपको ध्यान है जब भी भिन्नों को जोड़ते हैं तो पहले हरों को बराबर करना होता है, और हर को बराबर करते हैं इनके लेसे से। 5 और 7 का लेसे आता है 35, 5 × 7 35। अब 5 का पहाड़ा 7 बार बोले तो इसका ऊपर भी 7 बार बोलना पड़ेगा, ये हो गया 7। फिर 7 का पहाड़ा 5 बार बोले तब 35 आया, तो इसके ऊपर भी 5 बार बोलना पड़ेगा, 1 × 5
5, यानी कि 7 + 5 = 12 और 12/35। अगर आप ये देख के सीधे 12/35 कर देते तो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पढ़ो, इसके व्युत्क्रमों का योग अपन ने कर लिया 12/35 का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी जो आंसर आ रहा है उसका भी व्युत्क्रम यानी उल्टा। 12/35 है तो इसका जब उल्टा करेंगे तो वो हो जाएगा 35/12 और वो ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, परंतु अपने को सवाल को सही से समझना है, फिर ही हम इसको आसानी से हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रीट लेवल 2 2022 का प्रश्न है। दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बच्चों बहुत ही आसान सा सवाल है, सिर्फ उलझाने के लिए आपको ये सवाल दिया है। 2022 में रीट में लेवल 2 में पूछा गया है, सिर्फ उलझाने वाला सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। दो संख्याओं का योग 15 है, यहीं से सवाल हो रहा है बड़ी संख्या क्या है। ऑप्शन देखो, बड़ी संख्या क्या है, योग कितना है 15 है। मान लो मैंने पहली संख्या ली 15, अगर 15 ली फिर योग 15 लेना है तो दूसरी संख्या क्या लेंगे 0, और 0 का व्युत्क्रम क्या होता है 0/1, यानी इसका उल्टा क्या करेंगे 1/0, और हर में तो 0 आ ही नहीं सकता, हर में 0 आना मतलब गणित फेल हो जाना है, यानी कि ये ऑप्शन होगा नहीं। योग 15 है तो 15 से बड़ी संख्या तो हो नहीं सकती, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। ऑप्शन कौन सा बच्चा, बिल्कुल सी। सिर्फ एक लाइन से पूरा का पूरा आंसर, 3 ऑप्शन कट गए, चौथा ऑप्शन बच गया और वही अपना क्या हो गया आंसर। अब चाहें तो आप इसे हल करके देख सकते हैं कि पहली संख्या अगर 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, बिल्कुल 5 होगी। अब इनके व्युत्क्रमों को जोड़ना है, यानी कि 1/10 + 1/5 जोड़ के देखिए। 10 और 5 का लघुत्तम होता है 10, 10 का पहाड़ा 10 में मतलब बोले ही नहीं तो एक ही रहेगा। 5 का पहाड़ा 2 बार बोले, यानी 5 में 10 का भाग दिया 2 बार, तो ऊपर भी 1 को 2 से गुणा करो, 2 2 और 1 3, 3/10। आसानी से 3/10 इसका योग आ गया। तो आसानी से हम देख सकते हैं कि योग 15 था, तो इसमें से डायरेक्ट 3 ऑप्शन कट गए, एक ही उत्तर बचा, वही अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। रीट लेवल 1 2021 का प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 1,01,01,101 का अंकीय रूप क्या होगा। बच्चों वैसे हम डायरेक्ट इसमें ऑप्शन से देख के पढ़ सकते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि एक बार आप देखो। सबसे पहले अंकों का जो विभाजन होता है, अंकीय रूप होता है, वह कैसा होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, यही होता है। अब इन्होंने क्या कहा है कि 1 करोड़, 2 का इसमें विभाजन होता है। 1 करोड़, 1 लाख यानी कि 0 1 लाख, फिर 1,000 यानी 0 1,000, फिर कहा है 101 यानी कि 101। तो ये बना 1 करोड़ 1 लाख 1,101। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, देखो 101 01 ये वाला ऑप्शन है। 1 करोड़ 1 लाख 1,101। आसानी से आप देख के ही इसको हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। थर्ड ग्रेड साइंस मैथ्स में पूछा गया है 2023 में, और फर्स्ट ग्रेड 2022 में भी प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बच्चों, सिर्फ प्रश्न को देख के नहीं डरना है। अगर प्रश्न को देख के आप में कॉन्फिडेंस है, हाँ मैं कर सकता हूँ, तो ये आप सवाल आसानी से कर लोगे। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा बच्चों, जितना अभ्यास आप करोगे, जितने प्रश्नों को हल करोगे, वहां से कॉन्फिडेंस आएगा। तो यदि n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या का मतलब होता है 1 से लगाकर अनंत, आसानी से हम जानते हैं। तो 9 की घात 2n सवाल दिया है, 9 की घात 2n माइनस 4 की घात जो 2n है सदैव किससे विभाज्य होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आता है, एमसीक्यू परीक्षाओं में आता है, अपने को क्या करना है, n एक प्राकृत संख्या है, n का मान क्या होगा 1 2 3 ऐसे चलेगा, 1 लेकर चल लो। माना कि n का मान 1 है, 1 लिख के देखो, 2 × 1 2 ही रहेगा, 4 × 1 4, 2 × 1 वापिस 2 ही रहेगा, 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। बच्चों हम जानते हैं 9वीं कक्षा की एक सरल समीकरण कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर क्या होता है। इसका मतलब होता है एक बार तो दोनों संख्याओं को जोड़ के लिख दो, एक बार दोनों संख्याओं को घटा के लिख दो। तो यहाँ पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर है, यानी एक बार तो दोनों को जोड़ के लिखा यानी 9 + 4, एक बार दोनों को घटा के लिखा यानी 9 - 4। तो 9 और 4 होता है 13, और 9 और -4 गए तो 5, यानी कि कोई संख्या किस रूप में आ रही है 13 × 5 के रूप में। अब इसमें आप 13 का भाग दोगे तो भी चला जाएगा, 5 का भाग दोगे तो भी चला जाएगा, यानी कि यह संख्या किससे विभाजित होगी, केवल 5 से होगी क्या, नहीं, 5 तथा 13 से, दोनों से विभाजित होगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बच्चों। जब भी ऐसा कोई n वाला m वाला सवाल आ जाए तो उसमें जो मान है स्टैंडर्ड मान आप रख सकते हो, सबसे छोटा से छोटा मान जो रख सकते हो वो रख के देख लो, चुटकियों में सवाल हल हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि संख्या 18.97
17171 का परिमेय रूप क्या है। यानी इस संख्या को हम अगर बार के रूप में लिखें तो 971 के ऊपर बार आ रहा है, यानी जिन अंकों का रिपीटेशन होता है उसके ऊपर बार आ जाता है। बच्चों जब भी पूछे परिमेय रूप क्या है यानी भिन्न के रूप में लिखना है, या फिर पूछ सकता है p बटा q के रूप में लिखो, या फिर पूछ सकता है कि भिन्न के रूप में लिखो, तीनों का मतलब एक ही है। तो अब जब हम इसे हल करते हैं तो बच्चों हम जानते हैं अंश को हम कैसे लिखते हैं, एक बार तो पूरी की पूरी संख्या लिख दो, फिर उसमें से घटा दो किसको, जिस अंकों पर बार नहीं आ रहा है, यानी कि 189 पर बार नहीं आ रहा है। इनको घटाओ, 11 में से 9 गए 2, 16 में से 8 गए 8, फिर 8 में से 1 गया तो 7 और 8 और 1 यानी 18782। फिर बच्चों हम जानते हैं कि हर को किस प्रकार लिखा जाता है। हर को जब हम लिखते हैं तो हम सिर्फ देखते हैं किनको, दशमलव के बाद वाले अंकों को। जितने अंकों पर बार आ रहा है 1 और 2 उतने तो लगा दो 9, और जितने पर नहीं आ रहा है उतनी संख्या में लगा दो 0। बिल्कुल, ये 2 से कट रहे हैं, 2 से काटो इनको, ऊपर आएगा 2 नाम 18, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नाम 18 और फिर 2 का एक बार, फिर इधर कटेगा 2 से 2 चौक 8, 1 बचा, 2 नाम 18, 1 रहा, 2 पंजे 10, 9391 बटे 495। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान से प्रश्न है बच्चों, और इनको हम जो पहले जो पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 डाले हैं उसमें पूरी थ्योरी और साथ साथ में बहुत सारे प्रश्नों का भी संकलन किया है, जिसमें हमने हर तरह का सवाल देखा है। अब हम और PYQs देख रहे हैं अभी, जिनसे अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। संख्या 2.3444 का मान है। बच्चों पुनः एक सवाल आया 3 4, इस बार 4 के ऊपर बार है। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप जवाब कर उत्तर दीजिएगा कि इस प्रश्न को जब भिन्न के रूप में लिखोगे तो क्या मान आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। CET 10+2 2023 का प्रश्न है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। बच्चों अभी हमने इसकी जो पार्ट 5 देखा था, 5 या 6, उसमें ये प्रश्न आए थे कि प्रथम जो 50 प्राकृत संख्याओं का योग है उनका सूत्र अपन ने देखा था, यानी कि 1 + 2 + 3 ऐसे जोड़ते हैं कितने तक, 50 तक। हम देखते हैं कि इसका जो सूत्र होता है वो होता है अंतिम पद 50 इंटू अगला पद 51 बटे 2। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, यानी कि 0, 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, 2550 बटे 2, यानी 2500 का आधा होता है 1250 और 50 का आधा 25, तो 1275 हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत ही आसान से प्रश्न है बच्चों, जो हम आसानी से हल कर पाएंगे। इसके लिए आपको संख्या पद्धति के जो जितने भी पार्ट्स डाल रखे हैं उनको अच्छे से समझना है। अब देखते हैं बच्चों, प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 का प्रश्न है, यदि 3 क्रमागत का मतलब होता है लगातार धनात्मक संख्याओं का योग मध्य संख्या से 130 अधिक है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। बच्चों बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको भी हम ऑप्शंस के माध्यम से कर सकते हैं और चाहे तो हल भी कर सकते हैं। अभी तक हमने इन प्रश्नों को ऑप्शंस के माध्यम से किया था, एक बार मैं हल करके बता देता हूं। जैसे 3 क्रमागत संख्याएं लेनी है अपने को, 3 लगातार संख्याएं, जब भी 3 लगातार संख्याएं लेनी हो तो किस प्रकार लीजिए, बीच वाली जो संख्या है उसको x ले लीजिए। अब इससे जस्ट अगली होगी तो क्या होगा, x में 1 जोड़ दो, और जस्ट पीछे वाली लेनी है तो क्या कर दो, x में से 1 घटा दो। उसी प्रकार जिस प्रकार यदि बीच वाली संख्या 20 है तो अगली संख्या क्या होगी, 20 + 1 21, और पुरानी संख्या क्या होगी, 20 - 1 19। अब कहा है कि इन तीनों का जो योग है, यानी इन तीनों का जो योग है वह मध्य संख्या से 130 अधिक है, और मध्य वाली संख्या क्या है, x, और उससे 130 अधिक है, यानी कि x में 130 जोड़ दो। एक समीकरण अपने सामने बन गया। अब इसको हल कर लो, x का मान आ जाएगा। इसको हल करेंगे, -1 से +1 कट गया, x + x + x यानी कि 3x, और इधर है x + 130। ये x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, 3x - x = 130। 3x में से x गए तो 2x = 130। 2 चूंकि इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग होगा, तो 2 का भाग 130 में दिया तो जाता है 65 बार। यानी जो मध्य वाली संख्या होगी वह कौन सी होगी, बिल्कुल 65 होगी। परंतु पूछा गया है सवाल में इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या इससे जस्ट अगली है, 65 में 1 जोड़ दो, उत्तर आएगा 66 आएगा। बच्चों बहुत ही आसान सा प्रश्न था, इसको अगर हम हल करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं, और ऑप्शन से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे 66 ऑप्शन सही आया तो जैसे हम ऑप्शंस को चेक करेंगे, जैसे मैं 66 को ही चेक करता हूं तो क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, माना कि सबसे बड़ी संख्या 66 है, तो इससे जस्ट छोटी संख्या होगी 65, इससे जस्ट छोटी संख्या होगी 64। अब अगर इन तीनों का योग करता हूं तो योग करके देखते हैं, 6 और 4 10, 10 और 5
15, हासिल का 1, 6 तेरी 18 और 1 19, यानी कि 195 आया। अगर तीनों संख्याओं का योग मध्य संख्या से 100 अधिक होगा तो यह आंसर सही होगा। मध्य संख्या है 65, 65 में आप 130 को जोड़ के देखो, बिल्कुल 195 आ रहा है, यानी तीनों संख्याओं का जो योग कर रहे हैं वो मध्य संख्या से 130 ज्यादा आ रहा है, यानी कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार अगर तीनों ऑप्शंस में किसी को रख के देखते तो वो गलत बैठते और यही ऑप्शन सही बैठता। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको संख्या पद्धति का जो ये चैप्टर था, जिसमें संपूर्ण अपन ने थ्योरी पढ़ी और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का संकलन किया, विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट्स को हमने समझा और उसके बाद विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी हल किया। उम्मीद है बच्चों आपको ये आसानी से समझ आया होगा। बच्चों, हमने संख्या पद्धति के विभिन्न पार्ट्स में इसकी थ्योरी और बहुत सारे कंसेप्ट हमने देखे और उन्हीं के साथ बहुत सारे प्रश्नों का समावेश भी किया था। आज हमने विगत परीक्षाओं में पूछे गए बहुत सारे प्रश्नों को भी हमने देखा और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं संख्या पद्धति का ये जो भाग है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब आगे मिलते हैं गणित की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए किसी नए अध्याय के साथ, जिसमें भी अपन संपूर्ण थ्योरी हल करेंगे और उसके साथ बहुत सारे प्रश्नों का समावेश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।